स्वागत दोस्तों आपका चैनल चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों कहां पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बीच में हो गया जोरदार तरीके का संघर्ष। बताएंगे समर्थकों के बीच में हिंसक झड़प के अंदर एक की मौत भी हो गई है। बताएंगे कौन सा ये कार्यकर्ता है दोस्तों और क्या है पूरा मामला, किस तरीके की है कहानी, एक एक करके चलेंगे डिटेल में सारी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में अमित शाह जिस बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं दोस्तों, उनको मनाने के लिए पहुंचे थे और अमित शाह के वापस आने के बाद उस नेता ने फिर से बगावती सुर अपना लिया है। बताएंगे कौन है ये जो संघ के पुराने और भाजपा के पुराने नेता बंगाल में बीजेपी के नैया पार लगाने वाले हैं, लेकिन अब अमित शाह की बातें भी मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हिंसक झड़प में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की मौत के मामले को लेकर जांच होना चाहिए और बीजेपी के विधायक जो पहले भ्रष्टाचार में कई बार जेल जा चुका है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें कर्नाटका के बेल्लारी के अंदर वाल्मीकि जयंती के मौके पर बैनर लगाने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के विधायक नारा भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच में जोरदार हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की मौत का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने जनार्दन रेड्डी समेत 11 भाजपाइयों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है दोस्तों। स्थिति को बाद में नियंत्रण में लिया गया। आपको बता दें कि पूरी झड़प 1 जनवरी 2026 को जनार्दन रेड्डी के आवास के बाहर होती है, जहां पर कांग्रेस के समर्थक वाल्मीकि जी की प्रतिमा स्थापना यानी 3 जनवरी को जो स्थापना का कार्यक्रम होने वाला था उसे लेकर बैनर लगाने के लिए पहुंचते हैं। बीजेपी के समर्थकों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद काफी बहस हो गई और पत्थरबाजी और गोलीबाजी तक हो गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता 26 वर्षीय राजशेखर की गोली लगने से मौत हो गई दोस्तों। इस मामले पर ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन के अंदर चनाला शेखर की शिकायत पर जनार्दन रेड्डी और पूर्व मंत्री श्रीरामुलु समेत 11 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस पार्टी के एमएलए भरत रेड्डी ने जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के ऊपर हिंसा का दोष मढ़ा है और गिरफ्तारी की मांग की गई है। आपको बता दें कि जनार्दन रेड्डी बीजेपी का वही विधायक है दोस्तों जिसके ऊपर खनन की एक कंपनी OMCPL बनाकर अवैध खनन करने के आरोप लगे और 7 साल की कारावास यानी 7 साल की इसको सजा हुई थी दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है भारत रेड्डी, उन्होंने बेल्लारी के अंदर बेल्लारी सिटी से तकरीबन 37,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। यही बात जनार्दन रेड्डी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था दोस्तों। कुल मिलाकर जनार्दन रेड्डी ने जिस तरीके से यह हमला करवाया, जो आरोप गंभीर लगे हैं बीजेपी के नेता के ऊपर, विधायक के ऊपर, इस पूरे मामले पर अब कर्नाटका पुलिस की ओर से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या के मामले को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं ने आश्वासन दिया है कि जरूर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मामला इतना गंभीर हो गया कि गोलीबारी हो गई। इससे पता चल रहा है कि किस लेवल पर गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं विपक्ष के लोग दोस्तों। और श्रीरामुलु जिसका नाम इस पूरे हिंसा में बीजेपी के नेता का दिया गया है, उस पर भी कई तरीके के मुकदमे पहले से दायर है भ्रष्टाचार के। तो आईपीसी 120 बी 427 447 506 के तहत भी मामले दर्ज है और इनकम टैक्स को लेकर भी कर चोरी का मामला दर्ज है। चित्रदुर्ग के अंदर सार्वजनिक सुरक्षा उल्लंघन का मामला और चेलाकेरे के अंदर NMD का भी मामला दर्ज हो रखा है दोस्तों। बेंगलुरु के अंदर भूमि हड़पने का भी मामला इस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो रखा है। तो ऐसे सारे बीजेपी के वो नेता जिन पर पहले से ही मुकदमे दायर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी आपराधिक गतिविधियों में इनका नाम शामिल रहा है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर लगातार बंगाल का चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। 2 दिन पहले अमित शाह पश्चिम बंगाल से लौटे थे, जहां पर ममता बनर्जी के साथ में वाक युद्ध देखने को मिला था और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये कि जैसे तैसे पार्टी को पूरी तरीके से एकजुट किया जाए। लेकिन पार्टी के अंदर एक बड़े नेता है जिन्होंने 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंपर सफलता दिलवाई थी दोस्तों। और पार्टी के संघ से जुड़े हुए पुराने नेता और भारतीय जनता पार्टी के खाटी नेता कहे जाने वाले दिलीप घोष को मनाने में अमित शाह को सफलता मिली। इस तरीके के कई सारे मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था। अमित शाह के दौरे के बाद दिलीप घोष का कोई बयान नहीं आया, तो गोदी मीडिया वाले ये अफवाह फैला रहे थे कि अमित शाह के कहने पर मान गए हैं दिलीप घोष और पार्टी के समर्थन में आप प्रचार करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयास करेंगे, 2019 का समीकरण बनाएंगे और बीजेपी की वापसी करवाएंगे। लेकिन जैसे ही अमित शाह पश्चिम बंगाल से वापस दिल्ली लौटते हैं दोस्तों, 2 दिनों के बाद दिलीप घोष का एक ऐसा बयान आया जिससे उन्होंने राज्य बीजेपी इकाई के साथ साथ केंद्र की भाजपा इकाई को भी पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद दिलीप घोष ने एक नया रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर केवल धार्मिक नारे लगाकर सोच रहे हैं कि सत्ता हासिल कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पश्चिम बंगाल की मट्टी पर पुराने बनाम नए की जंग एक बार फिर से सबके सामने आ गई है दोस्तों। दिलीप घोष ने पार्टी की कोर विचारधारा पर चोट करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि केवल अगर धार्मिक मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतना है तो अब यह मुमकिन नहीं है। घोष ने बेबाकी से कहा कि अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बनने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद के अंदर चुनाव हार गई। ये इस बात का सबूत है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीते जाते। उन्होंने
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर वे सोचती हैं कि मंदिर बनवाकर 2026 की बेहतरनी पार कर लेंगे तो ये उनके लिए एक गलतफहमी है। घोष का यह बयान बीजेपी की पारंपरिक राजनीति से हटकर एक नई चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के नेता दिलीप घोष एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों जो पार्टी के संगठन को मजबूत करते हैं और 2019 में पार्टी की जबरदस्त वापसी करवाते हुए 18 सीटें राज्य के अंदर लोकसभा में जितवा देते हैं, जो अपने आप में अप्रत्याशित हुआ करता था। लेकिन अब दिलीप घोष के निशाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई नेता है तो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले नेता है, जिसमें सबसे आगे अगर किसी का नाम है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम है। दोस्तों शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आकर भारतीय जनता पार्टी को अपने तरीके से चला रहे हैं और इसी बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे दिलीप घोष। उनका कहना है कि बाहर की पार्टी से आए हुए नेताओं को यह बात साबित करना पड़ेगा कि वो हमारे पार्टी के हित में सोचते हैं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को हमेशा तरजीह दी जानी चाहिए। वो हमेशा से पार्टी के समर्थन में काम करते रहे और भविष्य में भी पार्टी के समर्थन में काम करते रहेंगे। लेकिन अगर बाहर से ला लाकर नेताओं को इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस से लाकर बीजेपी के अंदर चुनाव लड़वाया जाएगा, उनको बड़ा नेता बनाया जाएगा तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो लोग विचारधारा के प्रति अपना समर्पण नहीं दिखा पाएंगे। शुभेंदु अधिकारी को लेकर बीजेपी वाले सोच रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी क्योंकि ममता बनर्जी को पहले चुनाव हरा चुके हैं और ममता बनर्जी की पार्टी में नंबर 2 नेता हुआ करते थे, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी पर पहले ही भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है तो वो बीजेपी के लिए आकर काम करेंगे तो भ्रष्टाचार के मामले को स्लो कर दिया जाएगा, जैसा कि डील कई सारे नेताओं के साथ में होता है। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक टाइम में बीजेपी की नजर में सबसे करप्ट नेता थे और उनके ऊपर सीबीआई की जांच भी चल रही थी। लेकिन जैसे ही भाजपा में आए कुछ दिनों तक पार्टी को आगे बढ़ाने का काम उनको दिया गया और वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अच्छा खासा रहते थे और जानते थे पूरी तरीके से कि असम की राजनीति कैसे चलती है, तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी का विस्तार कराया और असम में बीजेपी की सरकार बन गई और उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी को भी कहीं ना कहीं बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने को लेकर तैयारी कर रही होगी और दिलीप घोष इसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहीं ना कहीं बता दिया है कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग थलग महसूस कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अमित शाह मनाने गए थे लेकिन मान नहीं रहे बीजेपी के नेता। साथ साथ 15 तारीख को बीएमसी के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इसीलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के अयोध्या ना जाने पर बयानबाजी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले के द्वारा दिए गए बयान को बीजेपी ने अलग तरीके से ले लिया और राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की गई इस तरीके से बताकर निशाना साधने लगे दोस्तों। और अब कुछ जो तथाकथित संत है वो भी आगे आकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े इस मामले को लेकर बयानबाजी करने लगे हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से नहीं की है कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने फिर से इस बात को कहा, लेकिन इसके बावजूद राम भद्राचार्य जो अपने आप को योगी बताते हैं दोस्तों, अपने आप को साधु संत बताते हैं, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति भगवान राम को समझ नहीं पाया और श्री राम और राहुल गांधी की तुलना नहीं की जा सकती। भगवान ही जाने राहुल गांधी किस तरह का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों स्वामी राम भद्राचार्य जिनको अध्यात्म की दुनिया में रहना चाहिए वो राजनीति को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने कहा कि वो तुलना नहीं कर रहे थे और कभी भी राहुल गांधी या किसी और की भी तुलना इस तरीके से नहीं की जा सकती। इस बात को वो खुद भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ तथाकथित साधु संत है जो सामने आकर बीजेपी की मानसिकता वाला बयान देते हैं दोस्तों। यानी एक व्यक्ति अपने बयान पर सफाई दे रहा है, उसे सुनने की जगह अपने राजनीतिक बयान देकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तुलना नहीं की जा सकती और राहुल गांधी की तुलना करके गलत किया गया। स्वामी भद्राचार्य के अब इस बयान को लेकर नाना पटोले ने भी राजनीतिक बयान दिया है दोस्तों। स्वामी भद्राचार्य के बयान पर जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी की लड़ाई किसानों, गरीबों और वंचितों के हक के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग राहुल गांधी के काम को नहीं देख पाते क्योंकि उनके अनुसार वे अंधे हैं और समझ नहीं है उनके अंदर। पटोले ने स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देश के हित में कर रहे हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर दोस्तों अब जो बयान कांग्रेस पार्टी के नेता ने दिया है इसे राम भद्राचार्य से जोड़ गए इस मामले पर और ज्यादा बवाल होने वाला है। कुल मिलाकर जो असली मुद्दे हैं उससे भटकाकर अलग अलग तरीके के बयानबाजी शुरू की गई है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर अलग अलग जगह पर नए साल के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान वाराणसी पुलिस पर लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर जिम्मेदारी जो थी दोस्तों, उस जिम्मेदारी पर एक बीजेपी के नेता ने उसके बेटे ने तमाचा मारा है। वाराणसी के ही बीजेपी के पार्षद के बेटे ने अपने साथियों संग बाइक ले जाकर एक दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस मामले में मुकदमा दायर हो गया है। बाइक ले जाने को लेकर विवाद हुआ था और जानकारी के अनुसार वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत मणिकर्णिका घाट के पास बीजेपी के पार्षद हिमांशु श्रीवास्तव को वहां तैनात चौकी प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी ने बाइक के साथ आवागमन को लेकर मना कर दिया। इस पर थप्पड़ जड़ दिया गया दोस्तों। इससे समझ में आता है कि किस तरीके से थप्पड़ जड़कर बीजेपी के नेता ने बता दिया है कि भाजपा के सारे नेता अहंकारी होते हैं दोस्तों। बीजेपी के एक छोटे से पार्षद का बेटा इस तरीके से रौब में घूम रहा है कि पुलिस वाले को थप्पड़ मारता है क्योंकि उसका बेटा भाजपा का पार्षद है। सोचिए पार्षद का बेटा होकर भी कितने घमंड में है बीजेपी का नेता। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, जय से आधा। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।